नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं मनी गुरु। गणेश चतुर्थी के इस मौके पर आज के हमारे इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बप्पा कराएंगे आपकी बम्पर कमाई, क्योंकि आज हम आप जानने वाले हैं निवेश की पूरी जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या है, किस उम्र में निवेश की शुरुआत करें, कैसे अपने लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो है उसकी प्लानिंग करें, कैसे छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करके आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की पूरी एबीसीडी। और ये बताने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी, साथ ही हमारे साथ हैं फिनसेफ की फाउंडर ब्रिन अग्रवाल। आप दोनों का पहले तो बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास शो पर, और आप दोनों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की और जानते हैं कि बप्पा कैसे कराएंगे बम्पर कमाई। तो सबसे पहले विकास, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मुझे वो स्टेजेस बताइए जीवन के, मतलब लाइफ में वो कौन से स्टेजेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस समय आपको समझना होता है कि कब आपको क्या करना है। धन्यवाद स्मिता, अपने शो में बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए स्मिता, अगर आप ब्रॉडली देखें तो लाइफ साइकिल जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हो गया हमारा बचपन या स्टूडेंट लाइफ, और एक हो गई हमारी जो सबसे प्रोडक्टिव लाइफ होता है, जिसको हम कह सकते हैं 20 साल से लेके 45-50 साल की उम्र में, जहाँ पे हम फिजिकली भी बहुत ज़्यादा सशक्त होते हैं और हम इन टर्म्स ऑफ हमारा वर्क या बिजनेस वो भी हम अच्छे से उस समय खींच सकते हैं, जिसको आप कह सकते हो। और एक हो गया रिटायरमेंट एज। अब ये 3 जो स्टेजेस हैं, इसमें आप जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट लाइफ है या शुरू का जो टाइम फ्रेम रहता है उसमें हम डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, और सारा जो खर्चा है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही हम अपनी फर्स्ट जॉब करना शुरू करते हैं और वहाँ से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, वही एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे आप एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। क्योंकि आज हम बप्पा की हम बात कर रहे हैं, तो बप्पा को वेल्थ से जोड़ा जाता है। तो वेल्थ क्रिएशन का सही टाइम जब जॉब शुरू हो जाती है, वहां से लेके और 50-60 साल की उम्र तक जब तक लोग काम करना चाहते हैं, हालांकि आजकल यंग जनरेशन चाहती नहीं कि वो 60 तक काम करें, वो 45-50 में रिटायर होना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा फेज है जो आप कह सकते हैं 20 से लेके 45 से 50 तक का ये टाइम है जब आपको निवेश जोरों शोरों से शुरू कर देना चाहिए। और ये एक तरह से आप देखें तो इसमें टर्बो इंजन की जरूरत है, बिकॉज यही एक ऐसी स्टेज है जहां पे आप सबसे ज्यादा अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं, नॉट ओनली अपने बच्चों के खर्चे निकालने के लिए, नॉट ओनली आपके अपने जो गोल्स हैं वो पूरे करने हैं, बल्कि रिटायरमेंट जो लाइफ है उसके लिए भी। और लास्ट में ये बोलूंगा कि आज की डेट में सबसे बड़ा रिस्क ये हो गया है लंबा जीने का, यानी 60 साल के बाद अगर रिटायर होते हैं, आजकल लोग 80-85 साल की उम्र तक जीते हैं। बहुत एक जिसको हम बोलते हैं एवरेज एज जो है बढ़ चुकी है। ये 20-25 साल तक जब आपके प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं हैं, जो मतलब आपको रेगुलर इनकम नहीं दे रहे हैं, तो ये पोर्टफोलियो ये जो आपको बचाएगा। तो ये एक ऐसा समय है जो 20 से 40, 45 से 50 साल का, जिसमें सबसे जोरों शोरों से आपको अपना निवेश करना चाहिए, ताकि आप तीनों लाइफ साइकिल को मैनेज कर पाएं। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से लाइफ साइकिल के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाने की तो प्लानिंग बताई हमें। लेकिन अब मृन, आप बताइए कि अगर किसी को निवेश की शुरुआत करनी ही है, इस गणेश चतुर्थी पे करनी है या आगे भी करनी है, तो वो कहां से इसका श्री गणेश करे? तो नमस्ते स्मिता, और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले जब हम आज के दिन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जैसे कि विकास ने बताया कि जितना हम जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स रिटायरिंग अर्ली, पीपल वांट टू रिटायर अर्ली। काफी एआई के बारे में भी बात हो रही है कि इसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स नहीं रहेंगी। सो आई थिंक जैसे ही आप कमाना शुरू करें, और काफी लोग कॉलेज में भी कमाना शुरू कर देते हैं, तो आपको एक ये हैबिट डालनी चाहिए कि हम अपने जो भी कमाई है उसका 20 या 30% हम सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालेंगे ही। तो आई थिंक ये सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपना इनकम का 10% से कम सेव करते हैं। एंड व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड कि जैसे हमारे मतलब एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स हैं, उसके हिसाब से हमें ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत जल्दी शुरू करें। एंड एज आई सेड, अगर आप कॉलेज में भी इफ यू आर अर्निंग मनी, देन हैव अ हैबिट
to save some amount every month, right? So I would say start investing. दूसरी बात, एक तो अच्छी बात जो हुई है पिछले कुछ सालों में कि लोग ज्यादा ओपन हो गए हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर. पहले तो यही होता था कि कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट खरीद लो, गोल्ड खरीद लो या पॉलिसी खरीद लो, बट अब थैंकफुली पीपल हैव बिकम मोर ओपन. सो सर्टेनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा मतलब जैसे इक्विटीज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में भी लोग निवेश करना शुरू करें. जी बिल्कुल. तो ये तो निवेश का श्री गणेश कैसे करना है ये मृण ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया, वो टूल्स भी बताए कि आप कहाँ पर निवेश कर सकते हैं. लेकिन विकास, एक सवाल जो सबके मन में होता है वो ये कि कौन सी उम्र सही होती है निवेश के लिए. अक्सर लोग सोचते हैं थोड़ा और उम्र हो जाए मेरी फिर मैं निवेश शुरू करता हूँ. क्या एक सर्टेन एज होती है विकास इसकी शुरू करने की निवेश? मुझे लगता है पेरेंट्स को बचपन से ही बच्चों में ही एक आदत डाल देनी चाहिए कि जब उनको पिगी बैंक के लिए जो पैसे मिलते हैं या जहाँ से भी, या उनका मंथली जो बजट पॉकेट मनी मिलती है, वहीं से उनको सिखाना शुरू कर देना चाहिए. और ये मैं आपके शो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि स्कूल्स का बहुत बड़ा दायित्व होना चाहिए कि स्कूल्स में फाइनेंशियल विजडम को लेके कुछ करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाए कि ताकि बच्चों को शुरू से ही पता चले. और मृण ने जैसे बोला कि आज की यंग जनरेशन बहुत ही एक्सट्रीम ख्यालों की है, जिनको खर्चा करना है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सेविंग्स की तरफ ध्यान देते हैं. बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जो निवेश की सही एज है वो है जिस दिन आपकी जॉब लग जाती है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मोर सीरियसनेस के हिसाब से. हालांकि यंग जनरेशन में या छोटे जब आप स्टूडेंट हैं तब भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन जब जॉब लग जाए आप ये समझ लीजिए आपका उस दिन से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप सेविंग करना शुरू कर दें. और इसका असर ये होता है कि जितना जल्दी शुरू करेंगे आपका कॉर्पस उतना बड़ा बनेगा, और जितना डिले करेंगे उसका उतना ही नुकसान होगा. तो जो कॉस्ट ऑफ डिले होती है वो बहुत बड़ी होती है स्मिता इसमें. बिल्कुल. और इस नुकसान को मुझे लगता है लोगों को बहुत जरूरी है कि वो इस चीज को समझें. लेकिन ब्रिन, एक टेंडेंसी जो हम आजकल देख रहे हैं खास करके जेनजीज में कि भले ही उनके शौक बहुत बड़े होते हैं लेकिन आजकल वो बहुत जल्दी स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की राह पे भी निकल जाते हैं. उनको ये पता होता है कि पैसे से पैसा बनाया जा सकता है, भले ही वो पॉकेट मनी ही क्यों ना हो. लेकिन अगर निवेश में कोई अभी भी देरी कर रहा है तो इसके किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं? काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और मैं ये एक एग्जाम्पल के जरिए में आपको एक्सप्लेन करूंगी. देखिए, अगर कोई 25 साल का इंसान है और वो एसआईपी शुरू करता है और वो सोचता है कि अच्छा अभी शुरू कर दें या 10 साल के बाद शुरू करें, तो देखिए अगर आप अभी ही शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हम दोनों ही बोल रहे हैं कि जैसे ही आप काम करना शुरू करें आप निवेश भी करना शुरू करें. और अगर आप 25 की उम्र में शुरू करते हैं और आप 25 साल के लिए करते हैं एक एसआईपी, तो ये अमाउंट मतलब जो डिफरेंस होगा वो काफी ज्यादा हो जाता है, राइट. सो अगर आप एक 10,000 की ही एसआईपी कर रहे हैं तो अगर आप 25 साल के लिए कर रहे हैं द अमाउंट विल बी 1.7 करोड़. बट अगर आप 10 साल के बाद ये एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो जो आपका कॉर्पस बनेगा वो रहेगा ओनली 47 लाख. तो बहुत फर्क पड़ जाता है. दूसरी तरीके से अगर हम देखते हैं, सपोज हमारा कोई गोल है कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए और हमें ये अमाउंट 15 साल में चाहिए, वॉट एवर पर्पज के लिए हमें ये अमाउंट 15 साल में हमें 1 करोड़ चाहिए. तो अगर हम अभी से बचाना शुरू करते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना है 47,000 रुपीज पर मंथ. बट अगर आप 5 साल का भी डिले करते हैं तो जो अमाउंट आपको बचाना है दैट इज 77,000 रुपीज पर मंथ. तो आई थिंक एवरी ईयर दैट यू एक्चुअली डिले इन्वेस्टिंग, आपको बहुत बहुत भारी पड़ेगा डिले करना. जी बिल्कुल. तो बहुत बेहतरीन आपने एग्जाम्पल भी दिया इसका कि कॉस्ट ऑफ डिले कितना आपके जीवन में इफेक्टिव हो सकता है. अब क्योंकि मृण ने 10,000 का एग्जाम्पल दिया, मैं चाहूंगी कि थोड़ा और छोटे अमाउंट पे आते हैं. तो विकास, अगर 5,000 की मैं बात करूं कि अगर 5,000 से शुरुआत करनी है किसी को और उसके लिए कॉस्ट ऑफ डिले का मतलब क्या हो जाएगा अगर उसने देर कर दी एसआईपी शुरू करने में? देखिए, अगर 25,000 रुपए 25 साल की उम्र से कोई अगर निवेश करना शुरू करते हैं और महज 5,000 रुपए करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं रिटायरमेंट के लिए इसको कॉर्पस को क्रिएट करता हूं, तो 60 साल की जब उनकी उम्र होगी तो 2,75,00,000 के आसपास का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा. अब आप ये देखिए, यदि कोई डिले करते रहेंगे, हाँ आज करेंगे कल करेंगे, और उसके बाद वो लंबी डिले हो गई, और वही अगर 35 साल की उम्र से करना शुरू किया, वही आपका जो कॉर्पस है वो 85 लाख का होगा. आप देखिए, जो निवेश हुआ वो 21 लाख हुआ पहले केस में, और कॉर्पस क्रिएट हुआ 2,75,00,000. और यही अगर आप दूसरे केस में देखेंगे, जिन्होंने 35 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया,
उनका निवेश होगा 15 लाख, लेकिन कॉर्पस बनेगा 85 लाख, यानी निवेश में काफी केवल 6 लाख का फर्क था। लेकिन अगर आप देखें कॉर्पस में 1,90,00,000 का डिफरेंस है डिले का। तो आप ये सोचिए कि एक छोटा 5,000 अमाउंट की हम बात कर रहे हैं स्मिता जी, अगर आप ये देखें कि यही अमाउंट अगर 10 या 15 या 20,000 का है, तो उसमें आप देखें बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल गैप क्रिएट हो सकता है यदि आप ये डिले करते हैं तो। बिल्कुल, लेकिन इसके बिल्कुल उलट अमरिन, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि छोटी छोटी एसआईपी से हम कहते हैं कि आप बड़ा कॉर्पस बना लेते हैं, ये अक्सर हम सुनते हैं, लोग इस बारे में कहते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक एग्जांपल से बताइए यहाँ पर लोगों को, ताकि आज के दिन वो थोड़े मोटिवेट हो सके कि कैसे अगर वो 5,000 की भी एसआईपी से शुरू करते हैं तो एक अच्छा कॉर्पस अपने लिए बना सकते हैं। एक्चुअली विकास ने ऑलरेडी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है 5,000 रुपए का ही। एंड आई थिंक उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो बहुत जरूरी है लोगों को समझना। तो जैसे कि हम कहते हैं कि इक्विटीज में आपको कंपाउंडिंग लाइक इफेक्ट मिल जाता है लेटर इयर्स में, एंड बेसिकली क्या होता है कि आपको ये एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिल जाते हैं। सो आई थिंक एसआईपी का जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिल सकते हैं फ्यूचर में। दूसरी बात ये है कि मतलब आप जो चाहे, जितना आपकी एबिलिटी हो, आप उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इजी इन्वेस्टमेंट टू डू बिकॉज इट इज विद इन योर मीन्स। एंड अदर थिंग इज कि मतलब एक और चीज जो बहुत जरूरी है एसआईपी में, स्पेशली अगर आप जल्दी शुरू कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा रिस्क ज्यादा लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग स्मॉलर अमाउंट, आपके पास टाइम है, तो आप रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। एंड इससे क्या होगा कि जो आपका कॉर्पस बनेगा, देखिए मे बी रिटर्न्स में थोड़ा 2-3% का फर्क आएगा, बट जो कॉर्पस में जो फर्क आता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जल्द से जल्द हमें एसआईपी शुरू करनी चाहिए जैसे ही हम अपना काम करना शुरू करें। ये तो हमने ये समझ लिया कि कॉस्ट ऑफ डिले क्या होता है, अगर जल्दी आपने एसआईपी शुरू कर दी तो उसके फायदे कितने होते हैं। लेकिन एक और चीज जो आपसे समझना चाहूंगी मैं विकास, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लाइफ के स्टेजेस आपने बताए, वैसे ही आपके लाइफ के स्टेजेस में कुछ कुछ गोल्स आते हैं। क्या उन गोल्स को ध्यान में रख के आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर हम किसी भी हम पोर्टफोलियो बिल्डअप की बात करते हैं तो उसमें आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, मीडियम टर्म गोल्स हो गए और लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, वो ध्यान में रखना जरूरी है। और कुछ गोल्स ऐसे हैं स्मिता, देखिए, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की एजुकेशन, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते कि ठीक है मैं 2 साल डिले कर लूँ या पहले कर लूँ, वो इवेंट आएगा तो आएगा ही आएगा। रिटायरमेंट एज अगर हम एक 60 का बेस मान के चले तो उसको आप डिले नहीं कर सकते, वो रिटायरमेंट होगा ही होगा। हाँ, घर लेना है उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, गाड़ी है जिसको हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड बोलते हैं कि गाड़ी लेनी है, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। बट जो डिफाइंड गोल है जिसमें आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, वो गोल्स के लिए प्रेपरेशन बहुत जरूरी है। और इन्हीं गोल्स को, और मैं ये आपके शो के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि एक बजट डायरी बनाना बहुत जरूरी है, जहां पे आप लिखिए उसको कि मेरे क्या गोल्स हैं आने वाले, और उसको देख के आप जैसे मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म कोई गोल्स हो गए उसमें आप कर दें। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने घर खरीदना है तो उसकी डाउन पेमेंट आपको देनी है, तो उसके लिए पैसा जोड़ना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए अगर आपको लोन लेना है या बाद में चल के, बट उससे पहले कुछ आपको फीस पे करनी है हायर स्टडीज के लिए, तो वो कॉर्पस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने बोला, रिटायरमेंट पे तो आपको एक बड़ा कॉर्पस चाहिए, वहां ना आपको लोन मिलेगा ना आपको कोई और तरीके के अगर जरिए हैं कमाई के, तो फिर ये कॉर्पस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो डिवाइड करिए, मेरे इमीडिएट या शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मीडियम टर्म गोल्स क्या है और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, उसको देख के फिर अब अपना पोर्टफोलियो कार्व आउट करिए। जी, बहुत ही बेहतरीन टिप्स। लेकिन अब इसके नुकसान भी जान लेते हैं। मृन, बताइए जरा कि अगर हमने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इस तरीके से प्लानिंग नहीं की, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? मृन, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। देखिए, अगर हम गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी इसमें नुकसान ये है कि वी डोंट नो कि हमने राइट इन्वेस्टमेंट चूज किया है नहीं। ज्यादातर मैं देखती हूँ कि रिटायरमेंट के लिए लोग एफडी में पैसे डाल रहे हैं, या ऐसे भी होता है कि हमें 3 साल के बाद कोई गोल है और वो 3 साल के गोल के इक्विटी में लोग पैसे डाल रहे हैं। तो अगर हम गोल के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एक तो यू रन द रिस्क कि आप करेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चूज कर रहे हैं। दूसरा, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो आपको मालूम नहीं कि क्या करें, इसमें बने रहें, इसमें एग्जिट करें, क्या करें इसमें।
एंड तीसरी बात जो होती है कि अगर हम गोल के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी चीज, एक भूल जो लोग करते हैं वो इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम सोच रहे हैं कि 10 लाख रुपए चाहिए अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, इफ यू डोंट डू गोल प्लानिंग, व्हाट इज गोल प्लानिंग, आप फिगर आउट करते हैं कि इन्फ्लेशन के साथ ये गोल का अमाउंट कितना होता है और उसके लिए मुझे कितना निवेश करना चाहिए और कहाँ निवेश करना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट इज गोल प्लानिंग। सो अगर आप गोल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या ज्यादातर होता है दैट पीपल एंड अप सेविंग द अमाउंट बट दे डोंट टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन। सो बहुत ही जरूरी है, देखिए लाइफ में हर चीज के लिए हमें एक प्लान होना जरूरी है। हर चीज अगर हम प्लान के हिसाब से नहीं, मतलब प्लान तो बनाना ही पड़ेगा ताकि हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको अचीव कर सकें। एंड लाइफ के आप दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में देखिए, हम हर चीज के लिए प्लान बनाते हैं। वेकेशन तक के लिए इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाते हैं कि यहाँ जाएंगे, यहाँ खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्यों नहीं। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि हम बाकी चीजों के लिए तो बहुत प्लान बना लेते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट का ही प्लान नहीं बनाते। जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है तब प्लान बनाते हैं कि इसको कहाँ कहाँ खर्च करना है। लेकिन हाँ, इसी टेंडेंसी को हमें यहाँ से बदलना है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जो गोल आपने बनाए हैं उसके लिए कौन से फंड्स आपके लिए रहेंगे सही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे बप्पा कराएंगे आपकी बम्पर कमाई, और इसमें बहुत जरूरी है कि आप एक स्ट्रैटेजी के साथ उस कमाई की शुरुआत करें। तो इसके लिए आप हमारे साथ दो खास मेहमान विकास पुरी और मृण अग्रवाल इस वक्त बने हुए हैं। विकास, अब आपसे समझना चाहेंगे कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तो हमने बात की, लेकिन कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप बच्चों की पढ़ाई का गोल, रिटायरमेंट का गोल या फिर घर खरीदने का ही गोल, ऐसा कुछ गोल लेकर चल रहे हैं, तो कौन से वो फंड्स होंगे? देखिए स्मिता, ऐसे तो 2-2.5 हज़ार के ऊपर फंड्स हैं म्यूचुअल फंड में, बट एक बेसिक आइडिया देने के लिए, अब मान लीजिए अगर घर खरीदना है और आपका कुछ शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म प्लान है उसमें, तो आप बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड इक्विटी फंड्स हो गए या लार्ज कैप फंड्स हो गए, इस तरीके के फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा ऑप्शन है। आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड था जो अभी लार्ज कैप हो गया, वो एक अच्छा ऑप्शन है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, इस तरह के जो फंड्स हैं, आप अपने एक मीडियम टर्म गोल जो कि 5 से 10 साल के टाइम होराइजन के बीच में आने वाले हों, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन है जो आपको लगता है कि आपका 10 से 15 साल में आने वाले हैं, तो ऐसे केस में थोड़ा सा आप जो है अग्रेसिव हो सकते हैं, जिसमें आप HDFC मिड कैप फंड ले सकते हैं, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, या बच्चों की पढ़ाई के अगर हिसाब से आप बोलते हैं तो SBI का चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान एक करके है, बहुत अच्छा फंड है। तो ये कुछ फंड्स हैं जो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स में ऐड कर सकते हैं, जो 10 से 15 साल में आने वाले हैं। इसी तरीके से यदि आपका वेरी लॉन्ग टर्म जो आप अपना रिटायरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपका टाइम होराइजन 15 साल के ऊपर है तो आज आप वो एग्रेसिव बेट ले सकते हैं। हाँ, रिटायरमेंट के आसपास आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा लेसर रिस्कियर की तरफ। ऐसे केस में आप जो है अपना इक्विटी फंड्स में HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है वो ले सकते हैं, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसी तरीके से कोटक का मिड कैप फंड है वो लिया जा सकता है, या ICICI प्रू का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये कुछ फंड्स मैंने बोला, हालांकि और भी बहुत अच्छे फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं।
जी बिल्कुल। ये तो फंड्स की बात हो गई यहाँ पर। अब मृन, जरा आप बताइए कि किसी को अगर इन सारे गोल्स के लिए अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना हो तो उसका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं? इक्विटी, डेट या बाकी सारी चीजों का किस तरीके का मिक्स होना चाहिए? तो देखिए, जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसके लिए डेट फंड्स आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन डेट फंड्स, अगर 3 से 5 साल के लिए आप सोच रहे हैं, और अगर आप 5 से 7 साल के लिए आपका गोल है तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं। जो लॉन्गर टर्म गोल्स हैं 7 साल के ऊपर, ऑफ कोर्स आप इक्विटी फंड सोच सकते हैं, बट आई वुड आल्सो ऐड कि रिटायरमेंट के लिए, राइट, एंड स्पेशली अगर आप मतलब 60 साल की उम्र में रिटायर करने की सोच रहे हैं, तो आप सर्टेनली एनपीएस एक्टिव इक्विटी चॉइस भी एक ऑप्शन है। एंड मुझे एनपीएस इसलिए पसंद है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप पैसे डाल रहे हैं और वो लॉक इन हो जाते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, फिर उसमें आप उसको ये शिफ्ट वगैरह नहीं करेंगे एंड ऑल दैट। सो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि पर्सनल फाइनेंस 80% बिहेवियर, एंड ये बहुत देखते हैं हम लोग कि बहुत देखते हैं कि लोग फंड्स को चेंज करते रहते हैं, एंड एज वी आर सेइंग लॉन्ग टर्म होल्डिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक एनपीएस में ये एक अच्छा है कि वो अमाउंट लॉक्ड इन हो जाता है, तो इट्स लाइंग ओवर देयर एंड इट्स कंपाउंडिंग। एंड दूसरी बात ये है कि आफ्टर द एज ऑफ 60 इट इज एक्चुअली गिविंग यू अ पेंशन also, so that is why I would also say कि एनपीएस के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल। लेकिन अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी डिबेट के ऊपर। ये डिबेट इस बात की है कि क्या हमें लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान्स ये सब लेने चाहिए, और कई लोग ये मानते हैं कि ये भी इन्वेस्टमेंट ही होता है। अगर हमने ये सब ले लिया तो ये एक तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। विकास, क्यों जरूरी होता है लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान लेना? देखिए स्मिता, लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस के तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटीज है। आपने कोविड में देखा कितने लोग अचानक से चले गए और कितनी फैमिलीज जो है उनके ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन आया। तो ये सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए, और इस केस में टर्म प्लान मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज टर्म प्लान इज प्योर आपका जो रिस्क, लाइफ रिस्क है उसको कवर करता है, इन टर्म्स ऑफ कि जो जाने वाला है उसके बाद जो पैसा है वो फैमिली को मिले, ताकि वो लोग एटलीस्ट उनको फाइनेंशियल बर्डन ना आए और वो उनकी लाइफ एटलीस्ट स्मूथ चले। क्योंकि आप देखिए किसी की भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन पीछे जो फैमिली जाती है उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है। तो टर्म प्लान लेना जरूरी है। टर्म प्लान के साथ अगर आप एसआईपीज कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की, तो वो बहुत राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, रादर देन आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लें जहां पे वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट और इस सब का मिला जुला हो, तो शायद वो इतना अच्छा नहीं कॉम्बिनेशन है। रादर देन टर्म प्लान एंड म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन एक बेस्ट है, और टर्म प्लान को प्योर कवर के हिसाब से लीजिए, उसमें प्रीमियम भी आपका बहुत कम रहता है उसमें। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट और टर्म प्लान दोनों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं मृन, और अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग हमेशा इंश्योरेंस लेना इन्वेस्टमेंट करना ही समझ लेते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक बार जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, टर्म प्लान ओनली कवर्स द रिस्क ऑफ योर लाइफ। तो इसका ये मतलब है कि अगर किसी ने टर्म प्लान लिया है और उसकी डेथ हो जाती है, तो जो इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो उसको फैमिली को मिलेगा। इसमें जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो आपको वापस नहीं मिलते हैं, और ना ही जो आपने प्रीमियम दिया है उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न आता है, राइट। बट टर्म प्लान बहुत सस्ता है, और आप मतलब आराम से 1-2 करोड़ का टर्म प्लान ले सकते हैं बहुत ही सस्ते में, 10 से 20 हजार रुपए में। फॉर 30-35 ईयर ओल्ड तो बहुत ही सस्ता है। बट बहुत सारे ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, जिसमें इंश्योरेंस भी कवर भी होता है, एंड उसमें आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिलता है। एंड अगर हम मार्केट में देखेंगे तो ऑफ कोर्स दीज आर सोल्ड लाइक इन्वेस्टमेंट्स, दे आर नॉट सोल्ड फॉर देयर इंश्योरेंस कवर। नाउ वन थिंग टू नोट इज कि ये वाले जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, इसमें एक्चुअली इंश्योरेंस कवर बहुत कम होता है। मतलब आप सोचिए, अगर आप 1 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं, आज के डेट में 10 लाख बहुत ही, मतलब किसी फैमिली को 10 लाख में गुजारा करना एक बड़े शहर में स्पेशली बहुत ही मुश्किल है। तो what I think everybody should remember is कि insurance is only to cover the risk of your life, okay? And the best way to make your portfolio is कि आप एक टर्म प्लान लीजिए, अच्छा तगड़ा टर्म प्लान लीजिए, जिसमें आपको आप अच्छा अमाउंट ले सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ अच्छे से कवर हो जाए और ताकि आपके फैमिली को फिर प्रॉब्लम्स नहीं आए बाद में।
एंड दूसरा जो है कि जो आपके पास अदर अमाउंट अवेलेबल है वो आप इन्वेस्टमेंट्स में डालिए। ऑल्सो एक और चीज जो हमने देखी है कि जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं इनका कॉस्ट बहुत हाई होता है। सो सर्टेनली म्यूचुअल फंड्स आर मच चीपर एंड हेंस यू शुड लुक एट म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म प्लान एंड म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये समझाया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन एक बहुत क्विक सा रिस्पॉन्स आपसे मैं चाहूंगी यहाँ पर विकास, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ज्यादातर युवा जो होते हैं वो ये करते हैं कि उनको ऑफिस में अगर इंश्योरेंस कवर उनका हो रहा है तो वो फिर अलग से इंश्योरेंस नहीं खरीदते। क्या ये जरूरी होता है कि अलग से भी इंश्योरेंस लें? बिल्कुल, और टर्म प्लान जो लाइफ कवर के हिसाब से तो वो तो है ही है। स्मिता, मैं ये भी कहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने गोल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है, बिकॉज एक इंसान को अमीर से गरीब होने में एक बड़ी बीमारी का अंतर रहता है। और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि एक बीमारी की वजह से उनका पूरा पोर्टफोलियो उड़ गया, 30 से 40 लाख का खर्चा होता है और एक पोर्टफोलियो जो है इतनी मेहनत से बनाया वो ओवरनाइट उनका खत्म हो जाता है। तो ऐसे केस में हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है जब हम गोल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें ऑफिस से मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब आप 60 ईयर्स की एज में या जब भी आप रिटायर हो जाएंगे वो हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवर जो है आपका वो खत्म हो जाएगा। तब आपका जो खुद का लिया हुआ हेल्थ कवर है वही काम आने वाला है। तो शुरू में यंग एज में जितनी जल्दी ले लेंगे उसका प्रीमियम भी बहुत कम है। और ये इसको आप खर्चा ना माने, इसको इन्वेस्टमेंट माने, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चलते हुए लाइफ में कभी ना कोई मेडिकल जो ज़रूरतें हैं वो आती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो ये लेना जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसको आप इनकम ना समझे, ये आपका खर्चा ही है लेकिन इस पे खर्चा करें जरूर। बहुत शुक्रिया मृण आपका भी और विकास आपका भी, गोल्डन टिप्स आज के दिन दर्शकों को देने के लिए और बताने के लिए कि इन्वेस्टमेंट की जो सही स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मनी गुरु में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।